राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया PYQ का सेट पेपर लेके, जो कि पहले आ चुका है। तो ये दोस्तों 26 दिसंबर 2021 का सिर्फ सेकंड का सेट पेपर है, UGC नेट JRF पेपर 1 का। दोस्तों, ये दोस्तों सामान्य प्रश्न पत्र होता है। ये आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको पेपर 1 देना अनिवार्य होता है। दोस्तों, इसमें 50 प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होता है। आप नहीं करेंगे तो दोस्तों इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा मनोबल जो है वो बढ़ सके और मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो वीडियो की क्वालिटी है और जो चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे अपडेट करूँगा। आपका सहयोग बना रहेगा, आप सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी ये पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले प्रश्न में ज़्यादातर आपको तालिका देते हैं, जिससे 5 प्रश्न आपके आएंगे। जो टेबल आएगी उसमें से आपको वो सॉल्व करने होंगे। दोस्तों, मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ, नहीं मैं आपको सॉल्व करके लिख के बताता, इसलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं किसी और से कोशिश करता, ताकि मैं आपको लिख के दिखा सकूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नीचे दी गई तालिका में एथलीट खिलाड़ियों सेकंडों में की संख्या दी गई है, सैकड़ों में, माफ करिएगा, एथलीट खिलाड़ियों सैकड़ों में संख्या दी गई है, जिन्होंने 4 विभिन्न देशों ABCD से एक खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। M पुरुष, F फीमेल। तो दोस्तों यहाँ दी हुई है, वर्ष दी हुई है आपकी। 5 वर्ष हैं 16 से लेकर 20 तक, और M मेल हैं, F फीमेल हैं, और 4 देश हैं ABCD। चलिए, तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है 2016 से 2020 के दौरान किस देश की महिला एथलीटों की सर्वाधिक संख्या है। 2016 से 2020 के दौरान किस देश की महिलाओं की सर्वाधिक संख्या है। तो आप इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। देश ए में 3.2, 2.9, 3.9 और 4.3 और 7.2 है ना। और बी में पूरी F लाइन को कैलकुलेट कर लीजिए, सी में पूरी F लाइन को, और डी को पूरी F लाइन में। जिसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करके प्लस करके जिसमें सबसे ज़्यादा जो आंसर आएगा वही देश जीत जाएगा। तो दोस्तों वो आएगा ए में। आप जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ए का एकदम सही आंसर, ज़्यादा आंसर आएगा, तो ए आपका सही उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्व किया है। 21.5, 20.5, 11.5, 17.5। और 2017 में महिला एथलीट कितने प्रतिशत हैं। अब वो ये पूछ रहा है 2017 में महिला एथलीट कितने प्रतिशत हैं। तो आप कैलकुलेट पूरा कर चुके। क्या पूछ रहा है 2017 में। तो 2017 में हमें अब 2017 ईयर की ए में 2017 ईयर में 2.9, बी में 1.7 और सी में 1.9 और डी में 3.8। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, फिर इन सबको कैलकुलेट करेंगे, तब पता चलेगा कि महिला की प्रतिशत कितनी है। तो इसका उत्तर आया 39% पुरुष के हिसाब से। हमने ये सब कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए, वर्ष 2017 में कुल एथलीटों की संख्या 4.3, 2017 में कुल इतने थे, और आपके महिला कितनी है, इतनी। तो बस हमने फिर परसेंटेज निकाल दी, कुल कितने थे 26.4, और महिला कितने थे 10.3। तो 2017 में महिला एथलीटों की प्रतिशत 10.3 इंटू 100 26.4, तो 39.015% आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों, 2016 में औसत पुरुष एथलीटों और 2017 में औसत पुरुष एथलीटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमेशा औसत ज्ञात करने के लिए आप 2016 और 17 की बात कर रहा है, वो पुरुषों की 4 कंपनियां हैं। आप 2016 में चारों को प्लस करिए और 2017 के चारों को प्लस करिए, अपॉन 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो चारों को अलग अलग आंसर आएगा, और उन में से माइनस कर दें। जैसे 4.2 आपका इसमें आंसर आया, और इसमें आया 4.03। अब हमें इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.17। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 0.17 उत्तर दोस्तों है नहीं। तो इसलिए हमें ये प्रश्न हम रिव्यू के लिए डाल देंगे। दोस्तों आपको पता होगा, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं या जिनका ऑप्शन है ही नहीं आपका सही आंसर, तो आप उन्हें रिव्यू के लिए डाल के आ सकते हैं, या उन्हें वहाँ अलग ऑप्शन आता है वो सिलेक्ट करके आ सकते हैं। 2016 से 2020 के दौरान किस देश का कुल पुरुष महिला अनुपात सर्वाधिक है।
तो किस देश का पुरुष और महिला दोनों का अनुपात सर्वाधिक है वो हम पता चलेंगे करेंगे। तो यहाँ पे आपको डी देश की बात ये कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे है डी देश। दोस्तों ये बहुत सरल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लगभग आपको ये पता है, मुझे ये पता है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो देखते हैं कुल पुरुष, ये रहा पुरुष अपॉन महिला, तो कुल कितने पुरुष 28.27 पॉइंट ईयर कोई दी है क्या? तो ये रहा आपका महिला 20 1.34 1.34 1.34 1.31 1.34 1.56 1.57। यह हल से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-2020 के बीच देश डी का कुल पुरुष महिला अनुपात सर्वाधिक 1.57 है। ठीक है, तो डी आपका सही हो गया। 2016 से 2020 के दौरान किस देश के पुरुष एथलीटों की संख्या न्यूनतम है? तो किस देशों के पुरुष की संख्या न्यूनतम है आप टेबल में देख लेंगे। बस जिस देश में सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या 16 से 20 तक न्यूनतम है, तो उसके लिए आपको पूरी 5 साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऐड ऑन करना पड़ेगा। जब आप ऐड करेंगे तभी उसका आंसर आएगा। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 17.5। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो गया 17.5 सी देश। चलिए, ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगर्मकता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अवधारणा मानचित्र, अति उच्च हाइपरमीडिया, भाव भंगिमा प्रदर्शन और अपसारी प्रश्न। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, अवधारणा मानचित्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अवधारणा मानचित्र, ये दोस्तों मैं व्याख्या साथ में करा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। एक अवधारणा मानचित्र एक आरेख या चित्रात्मक उपकरण है जो अवधारणाओं एवं विचारों के बीच संबंधों को दृष्टिगत रूप से प्रदर्शित करता है। अधिकांश अवधारणा मानचित्र विचारों को बॉक्स या गोले नोट्स के रूप में चित्रित किया जाता है। यह पदानुक्रम से संरचित होते हैं एवं रेखाओं तथा तीरों से जुड़े होते हैं। अवधारणा मानचित्र ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का एक प्रकार है जो लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या को प्रस्तुत करने में मदद कर सकता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें श्रोता वक्ता को सुने नए संदेश तथा संप्रेषित संदेश के विषय में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है तथा उसे बताता है कि उसे किस प्रकार आदर किया जा रहा है। सक्रिय रूप से श्रवण प्रतिक्रिया करना, सक्रिय श्रवण करना और दोस्तों सेटिंग व्यवहार, अनुकूल शिक्षण करना। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है सेटिंग व्यवहार सी। सेंटरिंग व्यवहार एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यवहारात्मक विज्ञान से अंतर्दृष्टि एवं डिजाइन सोच से दृष्टिकोण को पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए सफल समाधान बनाने हेतु मिश्रित करता है। यह विकासवादी ढांचे का उपयोग करते हुए नवीनतम निष्कर्षों को एकत्र करता है। इसके अतिरिक्त इस दृष्टिकोण में श्रोता वक्ता को सुने गए संदेश तथा संप्रेषित संदेश के विषय में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2। दोस्तों मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक अभिकथन और कारण असर्शन रीजन का बहुत प्रैक्टिस करिए, मैचिंग की प्रैक्टिस करिए और आप एक जो प्रैक्टिस करिए वो कथन 1 और कथन 2। ये प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। और एक और चीज को बहुत ध्यान से पढ़िए, गद्य की प्रैक्टिस करिए। गद्यांश में से आपके 5 क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे। और एक जो प्रैक्टिस आपको करनी है, कंप्यूटर को एक बार रिवाइज जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत आसान प्रश्न आते हैं तो आप उसमें आपसे गलती ना हो। और एक दोस्तों आप परसेंटेज और एवरेज निकालना और अनुपात ये सब सीख लें बहुत जल्दी। शॉर्ट ट्रिक से आपको नहीं समझ आता है, आप मेरे वीडियोस पूरे देखिए। मैं यकीन देता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। संगठन मूक के लिए पाठ्यक्रम की प्रकृति CEC, इग्नू, NIOS और NITTR। तो दोस्तों विद्यालय के बाहर के विद्यार्थी और स्नातक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यालय शिक्षा। तो दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इनकी दोस्तों मैचिंग करनी है। तो इग्नू क्या करता है, विद्यालय के से बाहर के विद्यार्थी क्या होगा, चलो मिलाते हैं। NIOS आपने दोस्तों ये पढ़ा होगा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो वो बता दें ये संगठन किन विद्यार्थियों के लिए। तो बी एकदम सही उत्तर है दोस्तों इसका।
और बी में होगा ए का सेकंड सीईसी अवर स्नातक शिक्षा और बी का फर्स्ट। देखिए दोस्तों, इग्नू विद्यालय से बाहर के विद्यार्थी। मान लीजिए मुझे एक आ रहा था ये वाला, तो मैं इसको पूरा सही कर सकता था। चलिए दोस्तों, और सी है NIOS, इसका होगा दोस्तों फोर्स विद्यालय शिक्षा, और NITTR दोस्तों होगा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ये दोस्तों टीचरों के लिए होता है। चलिए, भारत में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक के अंतर्गत स्वयं महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा किसी को भी कहीं पर भी और किसी भी समय पर उपलब्ध कराई जाती है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री का उत्पादन एवं उपलब्ध कराने हेतु 9 राष्ट्रीय समन्वयकों का चयन किया गया, जिनमें एक से प्रमुख हैं CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन अवर स्नातक अंडर ग्रेजुएशन शिक्षा हेतु राष्ट्रीय समन्वयक है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नीचे दो कथन दिए गए। देखिए दोस्तों, आपके आगे वही प्रश्न मैंने आपको बताया, यही प्रश्न आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे। और दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 45 प्लस इन पेपर 1। 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इन पेपर 1, तभी आप पेपर 2 में आपको रिलीफ मिलेगा। कथन एक अधिगम संगठन में शिक्षकों का अधिगम, उनका पेशेवर विकास और बालकों के अधिगम उनकी शिक्षा अपरिहार्य रूप से परस्पर पूरक और परस्पर पुनर्बलित करती है। कथन 2, अंत व्यक्ति समझदारी, भावनाओं और विचारों के आंतरिक जगत और उसके साथ नियंत्रण और जागरूकता पूर्ण कार्य की योग्यता के विकास को शामिल नहीं करती। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो दोस्तों, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। जानिए क्यों गलत है, आइए जानते हैं। एक अधिगम संगठन में एक सहायक संस्कृति पाई जाती है। सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों एवं पेशेवरों के बीच पारस्परिक संबंध का विकास होता है। इस प्रकार के संगठनों में शिक्षकों का अधिगम, उनका पेशेवर विकास और बालकों के अधिगम, उनकी शिक्षा अपरिहार्य रूप से परस्पर मूलक एवं परस्पर पुनर्बलित करती है। अतः कथन 1 सत्य है। अंत व्यक्तित्व से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के भीतर की भावनात्मक संक्रियाओं से है, अर्थात किसी व्यक्ति को मन या बुद्धि में जो घटित हो रहा है। वस्तुतः अंत व्यक्ति समझदारी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। चलिए, तो इस तरह कथन सेकंड असत्य। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति क्षमता का निर्माण करते हैं? समानुभूति, अभिप्रेरणा, सामाजिक बुराइयां और स्व जागरूकता और आत्मनियंत्रण। दोस्तों, आत्मनियंत्रण। चलिए, इसके ऑप्शन है ABC, BCD और BDE और केवल BDCDE। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है BD और E। डी स्व जागरूकता, आत्मनियंत्रण, और बी ऑप्शन जो है वो मैंने आपको दोस्तों बताया ही, अभिप्रेरणा। स्वयं से सीखने वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको पता है दोस्तों। चलिए, इसकी आप व्याख्या आपको पता ही होगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि सर हमें ये चाहिए, ये आप कोशिश करिए, तो मैं दोस्तों कोशिश करूँगा। और आप चैनल से जुड़े रहिए। इस बार लगभग कोशिश होगी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस बार JRF ले लें, और कोशिश करिएगा आप इस बार JRF ले लें। अगर किसी का भी नेट या JRF दोस्तों क्वालिफाई होता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मैं उस चीज़ से थोड़ा गर्व या कुछ भी खुशी महसूस होगी मुझे कि अगर आपका नेट या JRF निकल जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उसे इस रूप में जाना जाता है: अपगामी तकनीक, शब्दचित्र तकनीक, व्याख्यात्मक तकनीक और बहिर्वासी तकनीक। तो उत्तर बी दोस्तों सही है। इसका उत्तर बी है शब्दचित्र तकनीक। ठीक है, ये दोस्तों व्याख्या है। मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों का नियामक मानदंडों के परीक्षण से के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उसे शब्दचित्र तकनीक, विग्नेट टेक्निक के रूप में
जाना जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो परिदृश्यों और स्थितियों को दर्शाने वाली कहानियों को प्रतिक्रियाओं या टिप्पणियों से धारणाओं, विचारों, विश्वासों एवं दृष्टिकोण को प्राप्त करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहाँ वैधता का कौन सा प्रकार होता है जहाँ जिसमें एक ऐसा सिद्धांत जो कि अवधारणा जो कि प्रासंगिक है उसे शोधकर्ता और परिकल्पना निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निर्मित वैधता, समवर्ती वैधता, अंकित फेस वैधता और अभिसारी वैधता। तो दोस्तों ये होता है निर्मित वैधता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, फिर वही प्रश्न आ गए। मैंने आपसे पहले कहा कि कथन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कथन वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, कूट संकेतन और संदर्भ परिणामों अंतक्रिया के प्रतिरूपों और कार्डों से जोड़कर मुक्त कोडिंग ओपन कोडिंग को पूरा करते हैं। आंकड़े का लघुकरण, ब्रेकिंग डाउन, परीक्षण करने, तुलना करने, संप्रतीकरण और संवर्गीकरण की प्रक्रिया एक्सियल कोडिंग होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दो कथन दिए गए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए और कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो दोस्तों सी एकदम सही उत्तर है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। मुक्त ओपन कोडिंग तथ्यों को सार्थक अभिव्यक्तियों में विभाजित करके एवं उन्हें शब्दों के अनुक्रम में वर्णित करके प्राप्त की जाती है। मुक्त कोडिंग गुणात्मक शोध के विश्लेषण में पहला सामान्य कदम है। दायित्व है कि एक्सियल कोडिंग एक गुणात्मक शोध तकनीक है जिसमें किसी शोधार्थी द्वारा एकत्रित तथ्यों के भीतर प्रतिभागियों के मतों के आधार पर कूट कोड श्रेणियों तथा उपश्रेणियों को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है। अतः कथन फर्स्ट एवं सेकंड दोनों असत्य हैं। ठीक है दोस्तों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। चयनात्मक कूट और क्या है, आरंभिक कूट संकेतन। चलिए दोस्तों और है केंद्रित कूट संकेतन और है आपका सैद्धांतिक कूट संकेतन। इसके इधर जो आंसर है उनको हम बात बढ़ेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। अब हम जानते हैं चयनात्मक कूट संकेतन होता क्या है, हम इसको जान लेते हैं। आप ऑप्शन तो अपने आप ही समझ जाओगे। यह कूट संकेतन तथ्यों के विश्लेषण के अंतिम चरण को संदर्भित करता है। चयनात्मक कूट संकेतन का लक्ष्य केंद्रीय वर्गीकरण श्रेणी को उद्घाटित करना है। इसी केंद्रीय श्रेणी के आसपास अन्य श्रेणियों को जोड़ते हुए व्यवस्थित किया जाता है। आरंभिक कूट संकेतन के मुक्त कोडिंग भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आंकड़ों को नज़दीकी से जांचना ताकि परिघटना का नामकरण किया जा सके एवं वर्गीकरण किया जा सके। इसमें मुख्यतः आंकड़ों की तुलना की जाती है। केंद्रित कूट संकेतन का उद्देश्य पुनरावर्ती पैटर्न तथा अर्थ की कई परतों की पहचान करना है। इसके अतिरिक्त यह सामान्य विषय के भीतर उप विषयों के बीच भिन्नता तथा अंत संबंधों को चित्रित करता है। सैद्धांतिक कूट संकेतन कूट संकेतन का संबंध परक मॉडल है जिसके माध्यम से सभी मूल कोड श्रेणियों मूल श्रेणी से संबंधित होते हैं। इस तरह से विकल्प ए सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों गूगल फॉर्म जैसी ICT एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए सर्वे फॉर्म तैयार करने के विभिन्न चरण हैं। प्रश्न प्रकार का चयन और उसे तैयार करना, सर्वे फॉर्म को नाम देना और सेव करना, प्रश्नों को अनिवार्य बनाना, विकल्प रखना, प्रतिक्रिया देने वाले साथ साझा करना, सेटिंग का विन्यास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। BDECA, CDABE, ACBED, DBCAE। ACBED दोस्तों इनका सही चयन है। ACBED में दोस्तों आपको बता देता हूँ, आइए प्रश्न प्रकार का चयन और उसे तैयार करना, फिर प्रश्नों को अनिवार्य बनाना, विकल्प रखना, उसके बाद सर्वे फॉर्म को नाम देना और सेव करना, उसके बाद प्रतिक्रिया देने वाले के साथ साझा करना और सेटिंग का विन्यास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्यक अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं। इसे कहा जाता है अर्थविज्ञानवाद, संज्ञान कॉम्बिनेशन, उत्पादकता और सूचना प्रक्रियाकरण। तो दोस्तों सी उसका सही है, उत्पादकता। आइए जान लेते हैं उत्पादक कक्षाओं की विशेषताएं। प्रोडक्टिव क्लासरूम्स,
नियम आधारित क्रियाकलाप, छात्रों की उत्पादकता का उच्च स्तर, सकारात्मक परिवेश, शिक्षकों के प्रयास का उच्च स्तर और अधिगम गतिविधियों में तारतम्यता। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आई चीजें। शिक्षा में उत्पादकता सीधे तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एक कक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या के असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होने का तात्पर्य उत्पादक से है। विकर्णीय संप्रेषण के लाभ, प्रतिरोध, विषयांतर होना, अराजकता, इनोमी, उत्साहवर्धन करना और समन्वय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, वो है बी, डी, ई। बी आपका विषयांतर होना, उत्साहवर्धन करना और समन्वय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, संप्रेषण शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है। कथन दो, शक्ति और अनैतिक संप्रेषण मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। इनके ऑप्शन दोस्तों हमेशा सेम रहते हैं। तो सी आपका सही है, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है। आइए जानते हैं क्यों ये सत्य। संप्रेषण निश्चित तौर पर शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है। संप्रेषण जितना प्रभावी होता है उससे संबंधित व्यक्ति संस्था की शक्ति में भी अनुपातिक वृद्धि होती है। दायित्व है कि शक्ति एक व्यक्ति या समूह की किसी अन्य व्यक्ति या समूह के से निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित कराने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अतः कथन एक सत्य है। अनैतिक संप्रेषण में साहित्य की चोरी, गोपनीयता भंग करना, तथ्यों में हेरफेर आदि शामिल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध संप्रेषण में सांस्कृतिक गतिरोधकों के सही क्रम को पहचानिए। संघर्ष सुलझाने की पद्धतियां। तो दोस्तों इस क्रम को चलिए आइए पढ़ते हैं। इस क्रम को यहाँ पढ़ेंगे हम आगे। नीचे दिए गए विकल्प सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रम दिया हुआ है, आपको पहचानना है। ए दिया है, ए सी ई डी बी ए। आइए जानते हैं। CEDBS। सी अर्थविज्ञान, स्वर भिन्नता, संघर्षों के प्रति सहिष्णुता में भिन्नता, शब्द अभिधान और संघर्ष सुलझाने की पद्धतियां। चलिए दोस्तों, सांस्कृतिक गतिरोध तब उत्पन्न होता है जब संप्रेषण दो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों संस्थाओं के बीच होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्राय रोज ही सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करता है। विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध संप्रेषण में सांस्कृतिक गतिरोधकों का सही क्रम है अर्थविज्ञान, सिमेंटिक, शब्द अभिधान, वर्ड कैनोटेटिंग, स्वर भिन्नता, संघर्षों के प्रति सहिष्णुता से भिन्नता तथा संघर्ष सुलझाने की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक, संप्रेषण प्रतिमान। सूची दो, व्याख्या। तो संकेतन, विसंकेतन और निहितार्थवादी, परिप्रेक्ष्य लेना और डायलॉजिज्म। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर दूसरों के विचारों की यथार्थवादी कल्पना, भाग लेने वाले स्वायत्त सूचना संशोधित है। एक प्रक्रिया के रूप में संप्रेषण की कल्पना करना जो भाषा का उपयोग करती है। भाषा का सौदेश्यपूर्ण उपयोग। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सेकंड, बी का थर्ड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी। बी आपका है, ए थर्ड, बी सेकंड फोर्थ और सी फर्स्ट और डी सेकंड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब आपकी देखिए आपकी नंबर सीरीज आ गई और ये हमेशा आती है। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? 19,648, 728 और 112। तो हमें इनमें कोई फॉर्मूला लगाना है जो कि आप जितनी जल्दी लगा सकें उतनी जल्दी आप लगा दीजिए, ठीक है। तो 19648 को अगर हम जो डिजिट हमारी पहली दी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आएगा। 1728 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा और 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। रिक्त स्थान पर 2 होगा। आप समझ गए दोस्तों, जो भी लॉजिक लगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस 1 है ना, प्लस 1 कुछ भी लगे वो आपको तुरंत लगा देना है जो आपको समझ में आए। और ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। ए, बी और सी एक निश्चित राशि आपस में साझा करते हैं। ए को 35%, बी को ₹1500 और सी को 1/20 प्राप्त होगा। धन की मूल्य राशि कितनी है ये हमें बताना है। तो दोस्तों आइए हम सबसे जल्द जान लेते हैं। माना कुल राशि का मान है x। ए को प्राप्त राशि x इंटू 35%, तो 35x अपॉन 100% अपॉन 100 में आ गया। बी को प्राप्त राशि 1500 है ना, और सी को प्राप्त राशि x अपॉन
20, है ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका x/20। तो कुल राशि n इक्वल टू 35x/100 प्लस 1500 प्लस x/20। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 35x/100 माइनस x/100 इक्वल टू 1500। और 60x/100 इक्वल टू 1500, तो आंसर आपका आ गया 2500। दोस्तों मैं आपसे यही कहने वाला था, तो 1500 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 1500 ज़्यादा ही होगा, और वही आपका हुआ क्योंकि 1500 तो उसमें बी का ही दे रखा है। चलिए, सेंथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ब्लड रिलेशन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ब्लड रिलेशन आप पक्का कर लीजिए, गलती नहीं होनी पाई। सेंथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की पत्नी है। माँ के पोते की पत्नी समझ रहे आप, माँ के पोते की पत्नी, ठीक है, मतलब वो उसका भी क्या हुआ, उसका सेंथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा है और उसकी कोई बहन नहीं है। सेंथिल महिला का कौन है, पति, ससुर, पुत्रवधू और भाई। सेंथिल महिला का कौन है बताइए। सेंथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की बहू है, तो सेंथिल महिला का कौन है बताइए आप। बहुत ईजी है, सेंथिल महिला का ससुर होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी पोते की बहू थी तो वो ये उसके नाते की बहू हो गई दोस्तों। तो सेंथिल वो उसकी उस महिला का ससुर हो गया। नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, अगर दो संख्या एक तीसरी संख्या के द्वारा विभाजित किए जाने पर समान शेष देती हैं, उनका अंतर उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। कथन दो, दी गई दो या उससे अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं, ये ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं, तो सी सही है। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है। जानते हैं कथन सी, माना दो संख्या x और y हैं जिससे a द्वारा विभाजित करने पर भागफल क्रमशः m/n होता है, समान शेषफल p हो तो दी गई शर्त के अनुसार x इक्वल टू am प्लस पी, y इक्वल टू an प्लस पी, x माइनस वाई इक्वल टू a ब्रैकेट में m माइनस पी, तो अति सभी i a से विभाज्य होगा। अतः तो दो संख्या एक तीसरी संख्या के द्वारा विभाज्य किए जाने पर समान शेष देती हैं, उनका अंतर उस संख्या के पूर्णतः विभाज्य है। अतः कथन फर्स्ट सत्य और सेकंड असत्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बंदूक की गोली 2 सेकंड में 55 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, 5 दिनों में वह काम का 1/5 भाग पूरा कर सकता है। एक लकड़ी अपनी सामान्य चाल के 3/4 3/4 पर चलती है हुई 2/2 घंटे से विलंबित है, उसका सामान्य समय 7/2 घंटा है। तो दोस्तों ये आपको चारों पहले सॉल्व करने पड़ेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए, तब आप बता पाएंगे कि इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर दोस्तों ए और सी। जब आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों तो ये वहीं की वहीं आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने सॉल्व किया, चाल दूरी अपॉन समय। चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, तो 55/2 मीटर पर सेकंड, 55 × 60 × 60 और 2 × 1000 है ना, और 99 किलोमीटर पर घंटा। अतः कथन ए सत्य है। ए 10 दिनों में पूरा करता है एक काम, ए 5 दिनों में पूरा करता है 5/10 काम, तो इक्वल टू 1/2 काम। असत्य है। समान देशों में समान। दोस्तों ये मैं आपके सामने शेयर है, आप जो भी कुछ है दोस्तों आपके सामने है। मैं कुछ आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कोई बढ़िया टीचर नहीं हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं जो खुद पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, तो मैं उनको बस अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। और दोस्तों कमेंट भी कर दिया करिए ताकि पता चले कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तर्कवाक्य का विरोध वर्ग निष्कर्ष। अगर ए असत्य है और
अगर ई असत्य है, अगर आई असत्य है, अगर ओ असत्य है, तो हमें बताना है ई असत्य है, फर्स्ट असत्य है, ए सत्य है, ई सत्य है, तो इन्हें हमें मैचिंग करनी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह आपका ए। देखिए, असंगत, उपविरोध, विरोध, सब अल्टरनेशन और सब अल्टरनेशन, तो सही मिलान है दोस्तों सूची एक। अगर ए असत्य है तो ई और आई अनिर्धारित है, अगर ई असत्य है तो ए और ओ अनिर्धारित है, और अगर आई असत्य है तो ए सत्य है, ई सत्य है, अगर ओ असत्य है तो ई असत्य है, आई सत्य है। जब एक हेतु दो विपरीत दृष्टिकोण के मध्य मानसिक दोलन की स्थिति के प्रस्तुतिकरण के आगे नहीं जो जाता है तो यह प्रकरण जाना जाता है। विरुद्ध हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास, प्रकर्डसम हेत्वाभास और सव्य विचार हेत्वाभास, तो सी आपका सही उत्तर है, प्रकर्डसम हेत्वाभास। प्रकट समस्तु एवं स एवं यस हेतु साध्य विपरीत साधक हेत्वंतर विदते अयमेव की सत्य प्रतिशत इति चोच्यते, अर्थात प्रकट सम वह हेत्वाभास है जिसे हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक अन्य हेतु विद्यमान होता है। इस प्रकार प्रकट सम हेत्वाभास में हेतु दो विपरीत दृष्टिकोण के मध्य मानसिक दोलन की स्थिति के प्रस्तुतिकरण के आगे नहीं जाता है। इस प्रकार विकल्प सी सत्य। तर्क दोष का नाम बताइए। कुछ अच्छे अभिनेता बलशाली मनुष्य नहीं होते हैं, सभी पेशेवर पहलवान बलशाली पुरुष होते हैं, इसलिए सभी पेशेवर पहलवान अच्छे अभिनेता होते हैं। तो ये दोस्तों आप तर्क वाले क्वेश्चन हैं, तो डी होगा सकारात्मक निष्कर्ष नकारात्मक आधार वाक्य से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन निरसन के द्वारा माध्य अनुमान के रूप में लिया गया है जिसमें अनुमानित विशेषता निरसन की प्रक्रिया का अवशेष है जो दूसरी विशेषताओं को अपवर्जित करता है। पूर्ववर्त अनुमान, शेषवत अनुमान और समन्तोदृष्ट और डी पक्ष, तो बी दोस्तों आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अनेकार्थकता हेत्वाभास फैलेसी ऑफ एम्ब्यूटी से संबंधित है। पर्याय कथन, इक्विवोकेशन, कब भगोड़ा, स्ट्रोमैन, सीख सामान्यीकरण और रेड हेरिंग, तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है। पर्याय कथन अनेकार्थकता हेत्वाभास से संबंधित है। अनेकार्थकता हेत्वाभास फैलेसी ऑफ एम्बिग्युइटी के अंतर्गत तर्क के भीतर अनेक परिभाषाओं वाले अस्पष्ट वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, यदि हम कहें कि हमें ब्रह्मांड की अच्छी समझ है तो उसका निष्कर्ष यह निकलना है कि हमें निश्चित एक वास्तविक रूप से जानते हैं कि यह कब एवं कैसे निर्मित हुआ। अनेकार्थक हेत्वाभास का उदाहरण रहेगा। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है। डिवाइस के द्वारा समझे जाने वाला फॉर्मेट में डेटा को स्थानांतरित करता है, डेटा के साझा को विनिमय की अनुमति देता है, दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो डिफ्रैगमेंटेशन या डिस्क फॉर्मेटिंग करता है, तो डी आपका सही उत्तर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो डिफ्रैगमेंटेशन या डिस्क फॉर्मेटिंग करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मेलन कीजिए। कंप्यूटर के दोस्तों प्रश्न आ गए। नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी और कम्युनिकेशन, तो ईमेल, फायरवॉल, मैक, MAC और रोम, ROM, तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका है सी सही उत्तर है एकदम। तो सी में क्या है आपका, सी में है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ए का सेकंड नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल, बी का ऑपरेटिंग सिस्टम, बी का थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, MAC और मेमोरी का दोस्तों रोम, ROM और कम्युनिकेशन ईमेल। चलिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कोड चुनें। सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं।
MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अक्षर आसानी से विनिर्मित होते हैं तथा उनके ऊपर नहीं लिखा जा सकता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन किसी फॉर्म पर एक विशिष्ट स्थान में पेंसिल अथवा कलम से लिखे गए चिन्हों को पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है और बारकोड के क्षति पहुंचाई जा सकती है या जालसाजी किया जा सकता है। तो डी आपका सही उत्तर केवल ACDE। बी आपका नहीं होगा। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का अच्छा आसान है, ये दोस्तों आपका नहीं होगा। चलिए दोस्तों फिर से कथन आ गए, नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, हर बार एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ता है तो इसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिया जाता है। कथन सेकंड, डिवाइस जो कभी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका IP एड्रेस समान बना रहता है। उपयुक्त कथन एक के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। कथन एक और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। कथन एक सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। तो ए दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। चलिए दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस ये एक संख्यात्मक लेवल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े ऐसे प्रत्येक उपकरण को निर्दिष्ट किया जाता है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। संपूर्ण विश्व में इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह पता है जो कभी नहीं बदलता अर्थात स्थायी रहता है, स्थैतिक IP एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह पता है जो बदलता रहता है अर्थात अस्थायी रहता है। गतिक IP एड्रेस कहलाता है। इस IP एड्रेस में इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने के प्रत्येक बार नया IP एड्रेस दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो मैचिंग आ गई आपकी। मेजरमेंट एप्लीकेशन, एटॉमिक ओवन, कंट्रोल एप्लीकेशन, वेबसाइट, मॉडलिंग एप्लीकेशन, वेदर स्टेशन और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, कार क्रैश सिमुलेटर, है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन है? राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत मिशन, पश्चिम घाट विकास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, वायु प्रदूषण उपशमन मिशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ए आपका सही है दोस्तों, ए, बी और डी। राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन, तीनों मैंने आपको बता दिए। चलिए दोस्तों यहाँ ज़्यादा हैं लेकिन ऑप्शन में तीन थे इसलिए तीन है। राष्ट्रीय सौर मिशन ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु, राष्ट्रीय मिशन संधारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय मिशन हरित भारत के लिए, राष्ट्रीय मिशन सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ EU के देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का उद्देश्य है कि 2030 तक 1990 के स्तरों के संदर्भ में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में तक की कमी की जाए। कितने तक की? 40% तक की कमी की जाए। चलिए दोस्तों, पेरिस समझौते के अंतर्गत ये दोस्तों पेरिस समझौते के अंतर्गत ये परसेंटेज तय हुआ था। अंतर्गत यूरोपीय संघ के देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के उद्देश्य के है कि 2030 तक 1990 के स्तरों के संदर्भ में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 40% तक की कमी की जाए। हालांकि यूरोपीय यूनियन द्वारा हाल ही में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% के स्थान पर 55 कटौती का लक्ष्य 1990 के स्तर के संदर्भ में रखा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में निम्नलिखित में से किस संदूषक से मानसिक अशांति और वाणी, श्रवण एवं दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं?
आर्सेनिक, मिथाइल पारा, सीसा और निकेल और क्रोमियम। तो दोस्तों बी आपका एकदम सही उत्तर है, बी है आपका मिथाइल पारा। दोस्तों अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा जीवाणु क्रिया द्वारा विषाक्त मिथाइल पारा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मानसिक अशांति और वाणी, श्रवण और दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों आप जागिए, जल को कभी प्रदूषित मत करिए, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये चीज़ आप जागरूक रहिए, और कहीं भी अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो आप उसको जरूर रोकिए। प्रदूषित जल में पारे की उपस्थिति से मनुष्यों में मिनामाता रोग होता है। प्रदूषित जल में उपस्थिति केडियम से इटाई रोग मानव में फैलता है। इससे फेफड़ों एवं यकृत का कैंसर भी होता है। प्रदूषित जल में लेड यौगिक द्वारा मानव में एनीमिया, सरदर्द और मांसपेशियों की शक्ति में कमी होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, विश्व के अग्रणी भूतापीय ऊर्जा MW उत्पादक देशों के सही क्रम को पहचान करें। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, USA और इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपका डी एकदम सही उत्तर है। डी सबसे आपका USA, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद न्यूजीलैंड और सबसे बाद में है दोस्तों आइसलैंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न, वर्ल्ड जियोथर्मल कॉन्फ्रेंस के अनुसार वर्ष 2020 तक जियोथर्मल ऊर्जा उत्पादन मेगावाट में देशों का क्रम निम्नलिखित है। चलिए आपको मैं पूरी टेबल दिखा देता हूँ। फर्स्ट पर संयुक्त राज्य अमेरिका 3700, इंडोनेशिया 2289, फिलीपींस 1918, तुर्की 1519, केन्या 1193, मैक्सिको 1105, न्यूजीलैंड 1064 और इटली 916, आइसलैंड 755, जापान 550। चलिए दोस्तों अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में अग्रणी ऊर्जा MW उत्पादक देशों का अवरोही क्रम निम्नलिखित होगा। USA, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। क्योंकि बीच में कुछ देश दोस्तों दिए नहीं थे, इसलिए मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अगर यही देश नहीं आए, बाकी क्या है, तो आप मतलब इस टॉपिक से पूरा क्वेश्चन कर सकें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरण और संधारित विकास, रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। दोस्तों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों मुझे लगता है आपको पढ़ने चाहिए। मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे ये प्रश्न बड़े अच्छे से आ रहा है। तो अगर आप ये चीज़ें कवर कर लोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी। और सी आइए देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तत्वाधान में विश्व के देशों में ओजोन व अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप समाप्त करने हेतु 16 सितंबर 1987 को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित देशों ने पर्यावरण एवं संधारणीय विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना एजेंडा 21। दोस्तों ये एजेंडा 21 बहुत फेमस आता जब ये आया था और इससे बहुत प्रश्न बने थे, मैंने तभी पढ़ लिया था। स्वीकृत किया। क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ते हैं। जापान के क्योटो शहर में आयोजित UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के 30वें सम्मेलन में विकसित देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करने का लक्ष्य वर्ष 2008 से 2012 बीच के तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को स्वीकार किया गया तथा 8 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। वैश्विक तापमान एवं जलवायु परिवर्तन समस्या को निपटने के लिए COP21 सम्मेलन पेरिस समझौते को अंगीकार किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ SIEU की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों का देखभाल करना, अंतर विश्वविद्यालय संगठनों के रूप में सेवा करना, विश्वविद्यालयों के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करना, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से दोस्तों जो सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल A, B और C, केवल B, C और E, केवल B, C और D, केवल A, B, C और D। तो उत्तर बी दोस्तों एकदम सही उत्तर है आपका, केवल B, C और E। तो व्याख्या से पढ़ लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। 23 मार्च 1925 को बंबई विश्वविद्यालय में कुलपतियों उनके प्रतिनिधियों की बैठक में एक सर्वोच्च
अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में भारत के अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड IUB का गठन किया गया। भारत में छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए एक समन्वयक निकाय के माध्यम से के रूप में यह एक सामान्य मंच उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंध क्षेत्रों में सूचना साझा करना और सहयोग का माध्यम उपलब्ध कराना था। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने 29 सितंबर 1967 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण द्वारा कानूनी दर्जा प्राप्त किया। वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी SIU कर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ SIU की स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना, अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना तथा विश्वविद्यालयों एवं सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना है। दोस्तों, पूरी व्याख्या मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपका कुछ गलत न हो। NIRF के अनुसार रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नहीं है? शिक्षण अधिगम और संसाधन, परिसर स्थान, कैंपस प्लेसमेंट, शोध और व्यावसायिक अभ्यास प्रैक्टिस। आउटरीच और समावेशता। तो उत्तर बी दोस्तों आपका सही है। और उत्तर बी क्या था दोस्तों? उत्तर बी था आपका परिसर स्थानन, कैंपस प्लेसमेंट। ये मानक नहीं है, बाकी तीन हमारे मानक हैं। चलिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं पोर्टल। दोस्तों, आपने स्वयं कार्यक्रम जो दे रहा है स्वयं पोर्टल, दोस्तों आपने स्वयं पोर्टल के बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। का उद्देश्य क्या है? उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाना और प्रदान किए जाने सुनिश्चित करना, नाम मात्र कीमत पर गुणवत्ता सामग्री प्रदान करना, कक्षा 9 से परा स्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना, विद्यार्थियों को लगातार मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करना, किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय पहुंचने में होना। नीचे दिए गए। तो दोस्तों, ये जो सही उत्तर है वो है बी, A, C और E। तो E मैंने आपको बताया किसी के द्वारा कहीं से, C कक्षा 9 से परा स्नातक और A उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाना और प्रदान किए जाना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 दोस्तों आपने पढ़ी। राष्ट्र शिक्षा आयोग 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1986 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1948-49। हमें जानना है कि ये कौन सा इनका क्रम है, कौन सा किससे सही है। तो आइए हम क्रम में और सही लग। कोठारी मिशन जिससे सामान्यतः डी दोस्तों सही है, A का सेकंड, B का थर्ड। तो A का सेकंड दोस्तों हो गया शिक्षा आयोग 1964 से 66, B का थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग दोस्तों वो है आपका 1948 से 49 और आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वो है आपका 2009। कोठारी कमीशन जिससे सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा में विद्यमान कमियों के दूर करने हेतु गठित किया गया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। वह 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति के बाद 1986 में भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसमें 1992 ई में संशोधन किया गया था। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया है, जो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। उन्होंने अनुशंसा। दोस्तों, ये सब आपके पढ़ा हुआ है। चलिए, क्योंकि ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये मैंने आपका जो एक मेरे PYQ की जो मैंने दूसरी यानी तीसरी सेशन लिया था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, लगभग इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय है SICTE, NCTE, NCERT और UGC। दोस्तों B सही है, NCET। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों NCET आपका सही है। अब हम आ रहा पैराग्राफ, जो कि हर बार आता है। तो हम पैराग्राफ को निर्देश निम्नांकित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को 46 से 50 तक के उत्तर दीजिए। दबाव के अनेक असंगठित कारक हैं, विशेषकर कार्य और भूमिका संबंधी मांगों, जिन्हें प्रबंधन नियंत्रित करता है और इसलिए इन्हें संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। विचारणीय रणनीतियों को बेहतर कर्मचारी चयन व कार्य स्थानांतरण, प्रशिक्षण, यथार्थ परक बृहद निर्धारण, कार्य को पुनः अभिकल्पन, बढ़ी हुई
कर्मचारी भागीदारी बेहतर संगठित संप्रेषण कर्मचारी विश्राम। दोस्तों जब भी पैरा पढ़ें तो आप इसका टाइटल अपने दिमाग में सोच लें, इसका अर्थ समझें क्या निकल रहा है, उस हिसाब से आपको टाइटल देगा, क्योंकि वो टाइटल वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों पैरा हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही उतना पैराग्राफ दिया हुआ होगा तो हम आपको वो पढ़ा देंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कीमती है। पैरा की प्रैक्टिस मुझे लग रहा है आप स्वयं करेंगे, और आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए, अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो कमेंट करिए कि आप डेली एक पैराग्राफ और एक तालिका लगाएंगे, और उसके बाद डेली हमारे वीडियो पे आप आगे देखेंगे, और जो भी स्क्रीन पे दिखता है आप उसको खुद से सॉल्व किया करिए, कॉपी सामने रख के बैठा करिए, ताकि जो भी प्रश्न आता है जल्दी से जल्दी सॉल्व किया करिए। संगठित दबाव कारकों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित है? प्राप्त लक्ष्य, कर्मचारी स्वास्थ्य, अनिवार्य अवकाश, ऊपर से नीचे संप्रेषण। तो दोस्तों ए सही है, ए और बी, प्राप्त लक्ष्य और कर्मचारी स्वास्थ्य। संगठित दबाव कारकों को घटाने के लिए विचारणीय रणनीति में बेहतर कर्मचारी चयन व कार्यस्थान प्रशिक्षण, यथार्थपरक बाहर निर्धारण कार्य को पुनः अभिकल्पन, बढ़ी हुई कर्मचारी भागीदारी, बेहतर सांगठनिक संप्रेषण, कर्मचारी विश्राम और कारपोरेट स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। कर्मचारियों को अधिक दायित्व एवं अधिक सार्थक कार्य देने तथा अधिक स्वायत्तता व अधिक प्रतिपुष्टि देने के लिए कार्य को पुनः अभिकल्पित करें, दबाव को घटाया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि चलिए, संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रवण वाले लोग किस प्रकार के होते हैं? कार्य अनुभव वाले व्यक्ति, नियंत्रण के बाहर पद वाले वे लोग, आंतरिक लोकल वाले कर्मचारी, वे लोग जिन्हें नए दायित्व सौंपे जाएं। दोस्तों नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग होते हैं। कम अनुभव अर्थात नियंत्रण के बाहर लोक सेवा वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं। अतः गद्यांश से स्पष्ट है कि संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रवण वाले लोग नियंत्रण के बाहरी पद वाले होते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य तनाव को घटाता है? केवल युवाओं को नौकरी पर रखना, कार्य प्रदर्शन अपेक्षाओं पर बल देना, कार्य के प्रति समर्पण, बाधा और चुनौती मनाने का बोध। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो सी है, सी और डी, कार्य प्रदर्शन अपेक्षाओं पर बल देना और बाधा को चुनौती मनाने का बोध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर्मचारी हताशा और भूमिका अनेकार्थकता को घटाया जा सकता है? कम दबाव वाले कार्य सौंपकर, कार्य प्रदर्शन का कठोर मूल्यांकन, कार्य प्रदर्शन का स्तर परिवर्तित कर कर्मचारियों को प्रदर्शित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, कर्मचारियों को प्रदर्शन प्रतिपुष्टि प्रदान करना। लक्ष्य प्रतिपुष्टि वास्तविक कार्य प्रदर्शन संबंधी अनिश्चितताओं को कम करती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी हताशा, भूमिका अनेकार्थकता और दबाव कम होता है। अतः गद्यांश से स्पष्ट है कि कर्मचारियों को प्रदर्शन प्रतिपुष्टि प्रदान कर कर्मचारी हताशा और भूमिका अनेकार्थकता को घटाया जा सकता है। सांगठनिक दबाव को घटाने के लिए गद्यांश में सुझाए गए उपाय हैं: कर्मचारियों की पुनः तैनाती, कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना, प्रदर्शन न करने वालों की छटनी, विशिष्ट लक्ष्यों का पुनर्वितरण और कार्यों का पुनर्अभिकल्पन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनें। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका डी, ए, बी और ई, कार्यों का पुनर्कल्पन, विशिष्ट लक्ष्यों को पुनर्वितरित और कर्मचारियों को पुनः तैनाती। संगठनिक दबाव के घटाने के लिए विचारणीय रणनीतियों में बेहतर कर्मचारी चयन व कार्य स्थानांतरण प्रशिक्षण, यथार्थपरक बाहर निर्धारक कार्य का पुनः अभिकल्पन, बढ़ी हुई कर्मचारी भागीदारी, बेहतर सांगठनिक संप्रेषण, कर्मचारी विश्राम और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। अतः गद्यांश से स्पष्ट है कि संगठनिक दबाव को घटाने के लिए कर्मचारियों की पुनः तैनाती, कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना तथा कार्यों को पुनः अभिकल्पित आदि प्रमुख उपाय है। दोस्तों यहाँ आपका ये वाला आपका कंप्लीट होता है ये सेट। अगला सेट दोस्तों आपको डेली हम आपको एक सेट करा रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट वाले लोग हैं जिनका सेकंड पेपर जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए जल्दी और करा सकूं। मैं और सेट दोस्तों डालता रहूँगा, आपको सारे PYQ करा दूंगा दोस्तों। आप यकीन मानिए अगर आप ये PYQ कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से लगभग 50% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।